ही एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आप लोगों का प्रयोगशाला सहायक का पेपर जो है वो 24 अगस्त को है, जिसकी तैयारी में हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 5th प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। ठीक है, भले ही आप लोगों का भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। ठीक है, अभी रक्षाबंधन है, उसके बाद जन्माष्टमी, 15 अगस्त और भी चीज़ें आएंगी। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, फेस्टिवल को भी इंजॉय कीजिए, लेकिन अपना पढ़ाई के लिए भी टाइम जो है वो शेड्यूल में रखिए। ठीक है, देखिए कोई भी पर्सन सक्सेसफुल तभी होता है जब एक कंटिन्यूटी में किसी चीज़ की तैयारी करता है। ठीक है, अभी आप स्टूडेंट फेज में हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सो फेस्टिवल को एंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करती जाइए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 5th प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ठीक है, और जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट होते हैं, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि सारे के सारे कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का पता चले। तो आप लोग इनको जरूर सॉल्व कीजिए जब भी आपके पास टाइम हो। अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो जब भी आपके पास टाइम हो तब सॉल्व कीजिए, लेकिन फुल का फुल 25 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कीजिए, ये नहीं 3-4 क्वेश्चन देके फिर स्किप कर दिया। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को एक मॉक टेस्ट के जैसे लीजिए कि ये मेरा मॉक टेस्ट है। मेरे मॉक टेस्ट फर्स्ट में इतने नंबर आए थे, सेकंड में इतने आए, थर्ड में इतने आए, फोर्थ में इतने आए, और आज वाले 5th में कितने मार्क्स आए वो भी आप लोगों को बताना है। और एक जो कॉपी मैंने पहले भी आप लोगों को बोल रही कि प्रैक्टिस सेट की एक कॉपी बना लीजिए। ठीक है, उसमें जितने भी आप लोगों के हर प्रैक्टिस सेट में मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट वाले में आप लोगों के 18 आए, सेकंड वाले में 19 आए, थर्ड वाले में मान लीजिए 23 आए, फोर्थ वाले में मान लीजिए 17 आए, 5th वाले में भी कितने आ रहे हैं वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। और उस पेज में आप लोगों के जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था तो उस पर जो क्वेश्चन आप लोगों की गलत हुए थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपको नहीं आए होंगे, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखिए। कौन कौन से टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए एस्क्रीजन वाले टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी से टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टॉपिक लीजिए और उनको आप लोग कवर कीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले कोई भी प्रैक्टिस सेट है तो उसमें उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, थायरोक्सिन इज द आइडेंटिटी डेरिवेटिव ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड। ठीक है, जो भी अमाइनो एसिड सही लगता है आप लोग चूज कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेमोरी ग्लैंड है आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड की मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये क्वेश्चन ना काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब इससे मुझे एक बात आती है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। लास्ट प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन थे कुछ स्टूडेंट को काफ़ी टफ लगे। तो देखिए, कभी हम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कभी थोड़ा इजी आएंगे, कभी टफ आएंगे, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहना है। ठीक है, बीच में होप लूज नहीं करने की इतना टफ पेपर आया। देखिए एलटी का भी पेपर जो पिछली बार आया था कितना टफ आया था, तो कट ऑफ कम गई थी। अगर पेपर टफ आएगा तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आप लोग मेंटली प्रिपेयर तो होंगे। मेरा आप लोगों को टफ क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि आपके नंबर कम आए, ये लॉजिक नहीं रहता। मेरा लॉजिक ये रहता है कि अगर इनकेस एग्जाम पेपर में टफ कोई पेपर आ गया तो आप लोगों को उसको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए उसके लिए। और वैसे भी ये सब क्वेश्चन पेपर मैंने खुद से नहीं बनाया है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ही बिटवीन 2-3 ईयर्स ही आ रखे हैं। ठीक है, सो अगर उस चीज़ को हमने टैकल किया है तो आप लोगों को भी इसको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, अभी आने वाले एग्जाम में अगर हो सकता है लैब स्टूडेंट में इजी पेपर आ जाए, लेकिन आगे कोई पेपर दे, मान लीजिए एलयू दिया या आपने एलटी का दिया, लेक्चर कर दिया, उसमें टफ आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका जो भी सही आंसर लगता है आप लोग चूज कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, मायोग्लोबिन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, मायोग्लोबिन इनमें से कौन सी टाइप्स की है, आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि जो बाइल पिगमेंट है आर डिराइव फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें भी सोचिए समझिए और फिर आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट ऑफ वेल इज नोन एज। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, ब्लबर, सबक्यूटेनियस ग्लैंड, फैट, ग्लोबल सेल्स। ठीक है, इसमें जरा सोचिए समझिए, थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल कीजिए और फिर आंसर चूज कीजिए। ठीक है, नंबर 6 में पूछा गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एसिटाइल कोलिन इज प्रेजेंट। ठीक है, एसिटाइल कोलिन किस में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, इन विच एरा द लाइफ ओरिजिनेटेड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेटेड पूछा गया है। ठीक है, और कौन सा एरा में हुआ है आप सोचिए फिर आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें पूछा गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन फादर है। अगर इसका आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कीजिए, ऑड वन आउट करके भी आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलुमर एपिथेलियम इज फाउंड। ठीक है, कौन सी इसमें फाउंड होती है, आप आंसर चूज कर लीजिए। अब इसे देख के ऐसा मत सोचिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत टफ है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम मोलस्का शो टॉर्जन प्रोसेस। ठीक है, इसको भी सोचिए समझिए, आपने अपनी बीएससी में कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, घी को दे रखा है, फिर आपका ये स्फेनोडॉन है, फिर पेरिपेटस है और ऑरिकोप्टेरिस है। ठीक है, आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइज ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड सिफेलोपोड्स आर।
ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी था। ठीक है, आंसर आप लोग चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीसीज। स्पीसीज टर्म किसने दिया था क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इसको भी सोचिए समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो रूट से ऑब्टेन्ड नहीं होता है। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग इकोनॉमिक बॉटनी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तभी लगा पाएंगे। ठीक है, आंसर आप लोग तब भी चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया इनमें से कौन सा नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग ऑड वन आउट करके ही चूज़ कीजिए। ठीक है, सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो एडवांस वाले क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आए, तो ये भी मेरा ही जो एग्ज़ाम था हॉर्टिकल्चर का, आई गेस ये हॉर्टिकल्चर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो 14 15 वाले हैं, 16 17। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन वॉज कॉइन्ड बाई। ठीक है, इसको भी आप लोग चूज़ कीजिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, इसमें पूछा गया है रिजल्ट इन अ फिनोमेना विच रिजल्ट इन ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, और फिर ये रिजल्ट करता है इन द चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, डोमिनेंस बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, या इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अ डीएनए स्ट्रैंड ATTGCG, ठीक है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस विल हैव mRNA विद। ठीक है, अगर किसी एक डीएनए स्ट्रैंड है उसमें ये नाइट्रोजन बेस है तो उसका mRNA स्ट्रैंड क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखिए फिर आंसर चूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, सेक्स रेशियो। ठीक है, इकोलॉजी वाले चैप्टर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्लांट स्पीसीज विथ अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज। ठीक है, ये भी इकोलॉजी वाले चैप्टर से, आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 21 में पूछा गया है कि ग्रिफिथ बिकेम द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इन द ईयर। ठीक है, तो ईयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप अपना आंसर जो है वो चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है लेकिन घुमा फिरा के दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जो स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज तो प्रोड्यूस करता है लेकिन सीड्स एंड वेस्कुलर टिश्यू को प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो आप अपने आंसर चूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि एल्गी को किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आंसर चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विद इन अ जीन रेकॉन किस चीज़ की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर चूज़ कर लीजिए। इसके अलावा सिस्टोन किसकी यूनिट होती है ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैच द फॉलोइंग है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर से। इसका आंसर आप लोग चूज़ कर लीजिए। अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया था कि जो थायरोक्सिन है वो कौन से टाइप के अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है। तो कौन से अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, ये टायरोसिन का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब थायरोक्सिन क्या है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड में बनता है। और थायरोक्सिन हार्मोन किसको रेगुलेट करता है, इसका क्या काम होता है, ये आपका बॉडी ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो जाए यानी हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी, और इसकी अगर लोअर सिक्रीशन हो जाए यानी हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो कौन सी डिसीज होगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था कि मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, कौन से टाइप के ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो कौन सी ग्लैंड का है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड। और भी कोई ग्लैंड है जो किसी चीज़ की मॉडिफाइड फॉर्म है, आपको वो भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि मायोग्लोबिन इनमें से कौन से टाइप्स है। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, ये एक स्टोरेज प्रोटीन होता है। ठीक है, और किसको स्टोर करता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में। ठीक है, और इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है इन कंपैरिजन टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन जैसे हीमोग्लोबिन तो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके और वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता रहता है। लेकिन मायोग्लोबिन का क्या काम है, ये मसल्स में स्टोर करके रखती है। ठीक है, ऑक्सीजन को, और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये पूछा गया है कि जो बाइल पिगमेंट है वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किसके डिग्रेडेशन से बनती है, तो हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनती है। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन जब ब्लड सेल्स हमारी जो होती है 120 डेज, आफ्टर 120 डेज जो होती हैं वो हमारी स्प्लीन में चली जाती है, तो वहाँ पे जाके जो हीमोग्लोबिन है इनका मेटाबॉलिज्म होके ये बाइल पिगमेंट बना देते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि जो सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट है वेल में, उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको ऑप्शन नंबर ए ब्लबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो फैट की लेयर होती है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वेल को बायोन्सी प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि कौन से टिश्यू में एसिटाइल कोलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है बिटवीन द नर्व्स टिश्यू।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7th है, इसमें पूछा गया था इन विच इरा द लाइफ ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का। तो कौन से इरा में लाइफ जो थी वो ओरिजिनेटेड हुई थी, तो किस में हुई थी, वो हुई थी आपकी प्रोटेरोजोइक इरा में। ठीक है, इससे पहले वाले लास्ट ईयर की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप लोगों ने देखा था कि उसमें पूछा गया था फोटोसिंथेटिक फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किस एरा में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो कौन है, तो वो है आपके क्यूवियर। ठीक है, अब ऐसे किसी के कोई फाउंडर या फादर, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब लेमार्क के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी। दो थ्योरी दी थी, एक दी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो इनकी मेन थ्योरी थी। ठीक है, ऐसे वीगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा गया था, अब देखिए ये टिश्यू वाले चैप्टर से है। ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर से मेनली ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनल एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो यानी कहाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो था ट्रैक किया था, तो इसी में हो जाएगा। इसके अलावा ये 2-3, इससे तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं, इन्हीं 2-3 से क्वेश्चन आते हैं। लाइक एल्विलाई में कौन सी टिश्यू पाया जाता है, ट्रेकिया में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पे सीलेटेड कोलुमिनल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एल्विलाई में कौन सा पाया जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाना। ठीक है, और बाकी आप लोग एक बार टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका आंसर तो मुझे लगता है सब लोगों ने सही दिया होगा, मोस्टली लोगों ने। इसमें पूछा गया था कि मोलस्का का कौन सा ऐसा क्लास है जो टॉर्जन को शो करता है, तो कौन सा शो करता है, गैस्ट्रोपोड शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल क्या होता है, जिसमें बहुत लंबे टाइम बाद भी बहुत ही माइनर चेंज होते हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग टाइम में भी कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता है, तो ऐसे टाइप के फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेनोडॉन, इसके अलावा आप लोगों का लिमुलस जिसे किंग क्रैब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कितना इजी सा क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे टाइप के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइज ऑफ वर्टिब्रेट एंड सिफेलोपोड्स किसके एग्जांपल होंगे, एनालॉगस ऑर्गन के होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आंखों से देखने का काम तो दोनों ही मेंबर का है, वर्टिब्रेट्स का भी है, सिफेलोपोड का भी है। लेकिन जो वर्टिब्रेट है वो किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉर्डेटा के अंदर, और जो सिफेलोपोड्स हैं ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, मोलस्का। यानी इनका एनिमल किंगडम अलग है, ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन सेम फंक्शन है। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये एनालॉगस ऑर्गन का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया था आप लोगों से कि टर्म स्पीसीज किसने दी थी। ठीक है, तो किसने दी थी, तो ये दी थी जॉन रे ने। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्यूवियर के बारे में आप लोगों ने देख लिया था कि कंपैरेटिव एनाटॉमी के फादर बोले जाते हैं। लीनियस ने क्या दिया था, बताइए क्या रोल था, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे रोल थे। इसी मेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने डार्विन की थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों का जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जॉन रे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए इसमें से पूछा गया था कि कौन सा ड्रग है जो रूट से ऑब्टेन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन ए बी डी सी सारे के सारे ही रूट से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, एकोनिटम, इसके अलावा क्लोरोफाइटम, इसके अलावा आप लोगों को पता होगा राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे सर्पगंता भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको हाइपरटेंशन के टाइम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा रूट से ऑब्टेन्ड होता है। लेकिन जो क्रोकस सटाइवस है, इसका कौन सा पार्ट हम ड्रग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टिग्मा यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे कौन सी ड्रग बनती है, क्या काम होता है, ये आपका लोगों का काम है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने का। बट ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इनमें से कौन सा नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस है। ठीक है, उसका सोर्स नहीं है, नहीं भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर देखेंगे कॉफ़ी, ठीक है, इसके अलावा कैमिलिया या थियोब्रोमा, ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या हैं, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है नहीं, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, एनाकार्डियम स्पीसीज, ये काजू की स्पीसीज है। ठीक है, इससे कोई ड्रिंक बनाया जाता है। तो ठीक है, अब इनके काम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। कॉफ़ी का काम तो कॉफ़ी है। थियोब्रोमा, इससे क्या मिलता है, इससे कोका मिलता है, यानी कोका पाउडर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा गया था टर्म लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन किसने कॉइन किया था, तो किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा था कि ये किसके लिए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कौन सा हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। देखिए म्यूटेशन की अगर डेफिनेशन सीधे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन में ऐसे सडन चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, डोमिनेंस भी आप लोगों को पता होता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किया है तो उसकी कमांड अच्छी है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस दे रखे हैं, इसके लिए एमआरएनए सीक्वेंस क्या होगा। अब आप लोगों को पता होगा डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, पहले तो ये फॉग बनेगा, ठीक है। अब फॉग बन के ओपन अप हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन होने के लिए क्या होगा, यहाँ से नई स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है। एक तो पैरेंटल स्ट्रैंड होगी और एक क्या होगी, डुप्लीकेटेड स्ट्रैंड होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो होता है वो आरएनए भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैं इसको बेसिक फॉर्म में समझा दे रही हूँ आप लोगों को, ये तो मैंने डायग्राम में शो कर दिया। मान लीजिए अब आपकी डीएनए स्ट्रैंड है, मैंने इसको सिंपली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है। अब इसमें कौन से नाइट्रोजन बेसिस हैं, ATTGCG, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे रहा है। अब अगर यहाँ पे नया एक एमआरएनए स्ट्रैंड बनना है तो एमआरएनए इसकी क्या बनेगा, तो एमआरएनए क्या बनेगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए टी किससे के पेयर अप होता है, आप लोगों को पता होगा ए से पेयर अप होता है, ठीक है। टी किससे पेयर अप होता है, ए से होता है। जी किससे पेयर अप होता है, सी यानी साइटोसिन से, ठीक है। और सी किससे पेयर अप होता है, जी से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ, ए जो होता है यानी एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड शेयर करता है थायमिन के साथ, ठीक है। और अगर आरएनए है तो थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ऐसी जो साइटोसिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड शेयर करेगा किसके साथ, गुआनिसिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जी है तो जी की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब ए है ना यहाँ पे, ये तो डीएनए स्ट्रैंड थी, लेकिन यहाँ पे एमआरएनए के पास थायमिन नहीं होता, उसके पास क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू। तो आप लोग देख लीजिए ये आपका नाइट्रोजन बेस कहाँ पे आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है, UACGC, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे अगर आप लोग, तो इसमें पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स यानी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, जैसे कि आप लोगों का नेटेलिटी, ठीक है। नेटेलिटी क्या होता है, बर्थ रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा मॉर्टेलिटी दे रखा है, ठीक है। और मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट होता है। इसके अलावा सेक्स रेशियो दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, डिस्पर्जन दे रखा है पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सब इसके ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि प्लांट स्पीसीज, अब इसमें पूछा गया था प्लांट स्पीसीज विद अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि जो ग्रिफिथ थे उन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को, तो कौन सी ईयर में किया था, तो इन्होंने 1928 में किया था, ठीक है। अब आप लोग जब जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। एक तो आप लोगों का दे रखा है ट्रांजिशन, ठीक है, दूसरा दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा दे रखा है ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो तीनों ही आप लोगों को पता होना चाहिए और किस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कर रखा है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कर रखा है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रखा था बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने किया है, कौन से ईयर में किया है और कौन सा उसके अंदर ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है, ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तीनों ही जेनेटिक वाले टर्म के लिए। दोबारा से बता दे रही हूँ, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 22 वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्लांट ग्रुप है जो स्पोर्स तो प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियोज भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन सीड्स और वस्कुलर टिश्यू को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो एनिमल मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लांट किंगडम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एल्गी के, ब्रायो के, टेरिडो के, जिम्नो के, इसके अलावा एनजीओ के। तो एल्गी में क्या आए थे, सबसे पहले स्पोर्स बन के आए थे, ठीक है। ब्रायोफाइटा में क्या आए, ब्रायोफाइटा में फर्स्ट टाइम एम्ब्रियोज बने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या आए थे, यहाँ पे स्पोर्स आए थे। अब ऐसे ही टेरिडो में आ जाएंगे तो फर्स्ट क्या बने थे, वस्कुलर सिस्टम बने थे। वस्कुलर सिस्टम से क्या मतलब है, ये फ्लोएम वगैरह बनी थी, ठीक है। और यहीं से फिर प्लांट जो होते हुए वो इरेक्ट होना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। फिर जिम्नो में क्या आया, जिम्नो में सीड्स आ गई थी, ठीक है। सीड्स यानी नेक्ड आई थी यहाँ पे भी। फिर एनजीओ में क्या हो गए थे, फ्लावर बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करेगा और एम्ब्रियोज भी कौन करेगा, तो कौन सा होगा, यहाँ तक ब्रायोफाइटा तक ही तो हो जाएगा। और बोला है सीड्स भी ना कैरी करे, और बोला है ना तो सीड कैरी करे ना ही वस्कुलर टिश्यू कैरी करे, यानी टेरिडो जिम्नो तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए टेरिडो जिम्नो हो ही नहीं सकता है। एल्गी तो सिर्फ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और एम्ब्रियोज नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि देखिए एल्गी को किसके बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया। अब आपको सारे किंगडम फाइलम की ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप को किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। जैसे एल्गी का जो मेजर की पॉइंट है वो क्या है, उसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसको पिगमेंट के बेसिस पे जो था वो क्लासिफाइड किया गया था। अब एल्गी के भी टाइप्स देखेंगे तो क्लास 11th में आपको अभी पहले 3 ही टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फिर उसके बाद फियोफाइसी, उसके बाद रेडोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे टाइप ऑफ पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और इसके अलावा क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और इसके अलावा क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। रोडोफाइसी में क्या क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है,
ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पूछा है विद इन अ जीन रेकॉन इज अ यूनिट ऑफ, तो रेकॉन किसकी यूनिट होती है, किसी जीन में रेकॉन जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, तो रेकॉन जो होती है वो रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए विद इन अ जीन फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, वो सिस्ट्रॉन होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें मैच द फॉलोइंग करा था, ये भी जो क्वेश्चन है आप लोगों का इवोल्यूशन वाले से ही आया है। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, जो भी ऑप्शन आप लोगों को पता है, मान लीजिए आप लोगों को डी वाला ऑप्शन नहीं भी पता है, तो जो ऑप्शन पता है पहले उसको मैच कर लीजिए। ठीक है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, अच्छे से आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपका जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि डोमिनेंस कौन सी स्पीसीज का कब हुआ था। ये मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो डोमिनेंस ऑफ फिश कौन से पीरियड में हुआ था, तो ये डेमोनियन पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ यहाँ पे 3 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एज कौन सी स्पीसीज की कब है, तो एज ऑफ मैन देखेंगे तो कौन से पीरियड में हुआ है, ये क्वार्टरनरी पीरियड में हुआ है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड कहाँ पे दे रखा है, सिर्फ यहीं पे दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए तो पहले ही कट हो गया था, तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से पीरियड में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सजेशन होगा तो वो भी बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है अपने जो भी नंबर आए हैं उसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।